बठिंडा में जनता दरबार में सीएम प्रकाश सिंह बादल पर फेंका गया जूता। पुलिस ने आरोपी गुरबख्श सिंह को लिया हिरासत में। सपा में घमासान के बीच कार्यकर्ताओं से मुलायम का वादा। कहा जब 2 साल के थे अखिलेश तब बनी थी सपा, न सिंबल बदलेगा और न टूटने दूंगा पाई। नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी। पीएम को बताया होम मेड अर्थशास्त्री। कहा नोटबंदी ने तोड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। सहारा बिरला डायरी केस में पीएम मोदी को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज। प्रशांत भूषण ने दायर की थी याचिका। विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। दान पर आयकर छूट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। कहा संविधान का उल्लंघन नहीं करती छूट। नमस्कार, स्वागत है इंडिया पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। ये थी सुर्खियां। शुरुआत करेंगे तमाम अहम खबरों के साथ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जनवेदना सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल ने मोदी का मजाक भी उड़ाया। मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम को पद्मासन भी करना नहीं आता और योग की बात करते हैं। राहुल ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि ये मोदी का निजी फैसला था, उसके लिए किसी से भी सलाह नहीं ली गई थी। सरकार ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए नोटबंदी की थी और इसी की वजह से दुनिया भर में भारत का मजाक बना हुआ है। और सपा में चल रही वर्चस्व की लड़ाई के चलते गठबंधन की घोषणा में देरी हो रही है। एक तरफ जहां अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की तरफ है, तो वहीं मुलायम सिंह को इस फैसले से ऐतराज है। लेकिन अब लगता है कि यूपी चुनाव से पहले सपा कांग्रेस के बीच जल्द ही गठबंधन हो सकता है। इसको लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली में यूपी के कांग्रेसी नेताओं की मीटिंग भी बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते के खत्म होने तक दोनों पार्टियां साथ में इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो कैंपेनिंग में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने गठबंधन की सूरत में 105 सीटों पर दावेदारी जताई, लेकिन अभी 90 सीटों पर बात बनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी ऑफिस में होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद होंगे। इस बैठक में आगामी पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों की घोषणा भी की जाएगी। बता दें कि बीजेपी की गोवा इकाई पहले ही 40 सीटों में से अधिकांश के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है और बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। गुजरात में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने फिर संकेत दिए कि आर्थिक सुधार के लिए सरकार आगे भी कड़े कदम उठाती रहेगी। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन क्यों है खास। निवेश को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये सम्मेलन इसलिए खास है क्योंकि गुजरात में निवेश बढ़ाने के लिए ये मुहिम पीएम नरेंद्र मोदी ने तब शुरू की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब प्रधानमंत्री के तौर पर उद्घाटन के लिए पहुंचे तो उनकी छाप हर जगह दिखाई दे रही थी। मोदी जब भाषण देने आए तो एक बार फिर संकेत दिए कि आर्थिक मोर्चे पर कड़े फैसले सरकार लेती रहेगी। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार का जमकर गुणगान किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाती रहेगी। कारोबार में आसानी के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया के अलावा क्लियरेंस के नियम भी आसान बनाए हैं। पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात के मंच से ये भी कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग के वादे के साथ हमारी सरकार बनी है और हम इसके लिए जरूरी बदलाव भी कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में आर्थिक मंदी के बावजूद हमारे विकास की रफ्तार शानदार रही है। आज भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में चमकता हुआ सितारा है।
फिलहाल वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से गुजरात की सरकार इस साल 25 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद कर रही है। ये उम्मीद कितनी पूरी हुई या होगी ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इस मौके पर मौजूद उद्योगपतियों ने मोदी का खूब गुणगान किया और निवेश का भरोसा भी जताया। प्रिया सिंह, न्यूज डेस्क, ओके इंडिया। और यूपी के शामली में एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश किसी के पिता का नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को यहां आने से रोक सके। बता दें कि 13 जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी शामली के कैराना में आ रहे हैं, जो यहां एक सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता ने विपक्षी पार्टी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी और सपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और चुनाव के दौरान नोटबंदी को चुनावी एजेंडा बनाने की बात भी उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए 10 साक्षी महाराज और 10 मोदी भी मिलकर राम मंदिर नहीं बना सकते। हुए एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि अगर सिक्का जब ही पूरा कहलाएगा जब उसकी दोनों साइडों में होंगे, वरना सिक्का माना नहीं जाएगा। अगर ये मुस्लिम की बात नहीं करेंगे तो इनको कोई वोट नहीं देगा। अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात नहीं करेगी तो उनको कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि उनके पास कोई आवामी मुद्दा नहीं है। आज वजीर आजम साहब एक बहैसियत प्रधानमंत्री कम नजर आते हैं, वो जॉनी लीवर की तरह कॉमेडियन की तरह ट्रीट करते हैं। असलियत बात यह है कि राम मंदिर 1 साक्षी महाराज या 10 साक्षी महाराज या 10 मोदी भी नहीं बना सकते, क्योंकि इट्स अ जुडिशियल इशू। जम्मू कश्मीर में तैनात बीएसएफ के जवान का शिकायती वीडियो वायरल होने के बाद एलओसी से उसका तबादला कर दिया गया है। अब उसे प्लम्बर का काम दिया गया है। उधर तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला और बेटे ने कहा कि रोटी की मांग करना गलत तो नहीं है, मेरे पिता के आरोपों की जांच होनी चाहिए। बता दें कि तेज बहादुर ने फेसबुक पर 4 वीडियो पोस्ट किए थे, जिनमें अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि बॉर्डर पर जवानों को ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता, जिसके बाद ही बीएसएफ ने जांच के आदेश दे दिए। वहीं राजनाथ सिंह ने होम सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में संसद के पास मंगलवार को हुए 2 बम धमाकों में तकरीबन 38 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मोहिबुल्ला जीर ने कहा कि हमले में 72 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। मारे गए लोगों में 4 पुलिसकर्मी शामिल हैं। अमेरिका समर्थित सरकार के खिलाफ पिछले 15 सालों से युद्ध कर रहे तालिबान ने सरकारी कार्यालय और संसद के पास हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। और यूपी के इलाहाबाद में एक बार फिर से सपा के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। गुंडागर्दी किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं, बल्कि एक निजी चैनल के लाइव डिबेट के दौरान की गई। बता दें कि लाइव चल रहे कार्यक्रम के दौरान जब सीएम अखिलेश यादव का नाम आया तो सपा कार्यकर्ता आपे से बाहर हो गए और हंगामा करने लगे। बताया जा रहा है कि छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसा लेकर और जाति विशेष के लोगों की नियुक्तियां की गई हैं। समाजवादियों को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि बीच प्रोग्राम में उन्होंने छात्रों से मारपीट शुरू कर दी और एक छात्र को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, सपा कार्यकर्ताओं ने बाहर जा रहे लोगों के साथ भी मारपीट की, जिससे नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामा देख पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। चैनल द्वारा लाइव डिबेट चल रहा था आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। उस डिबेट कार्यक्रम में कुछ लोगों द्वारा आपस में बहस शुरू हुई और फिर आपस में गहमागहमी की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसके बाद में बीच में ही उन्होंने कार्यक्रम रोक दिया अपना। पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी, स्थिति को संभाल लिया गया है और कोई विशेष बात नहीं, अभी सब लोग चले गए। और यूपी के आगरा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और इस दौरान एक हादसा हो गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बाल बच गए। दरअसल जब जेपी नड्डा कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद स्टेज से उतर रहे थे, तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में फोटो खिंचवाने की होड़ लगी और इस दौरान पीछे लगा होर्डिंग स्टेज पर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और जेपी नड्डा को भी किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंची।
यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मऊ में बीजेपी ने स्वाभिमान सम्मेलन में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना नाम स्टेज से बुलवाने के लिए 100, 200 और 500 रुपए देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया और इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता से पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जब प्रत्याशी घोषित हो जाएगा उसके बाद आचार संहिता का पालन किया जाएगा। कोई पैसा नहीं बांट रहे हैं। कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई और बिना पैसे बुलाए साथियों भी हमारी पार्टी का है, उसकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग दिए हैं और कोई कहीं सूचता और हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। आचार संहिता कहीं उल्लंघन नहीं आता। जिस चुनाव आ जाएगा प्रत्याशी हमारे आ जाएंगे उस दिन से हम लोग आचार संहिता का पालन करेंगे। कहीं देखिए ऐसा कि अब आपने क्या देखा वो एक अलग विषय है। कार्यकर्ता उत्साह में गाने वालों का सब मन बढ़ाने के लिए, कोई ये पैसा नहीं है। भारतीय परंपरा है लोगों को बख्शीश देने की, ये कोई इस तरह का मामला विषय नहीं है। नहीं, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। ये आपको आचार संहिता उल्लंघन समझ में आता है। वो गरीब कलाकार को एक तरह से मेहनताना देने का काम किए हैं, इस तरह का कोई विषय नहीं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लगते ही प्रशासन सक्रिय हो गया है और इसी को लेकर हर जगह चेकिंग का सिलसिला लगातार जारी है। चेकिंग के दौरान कई जगह से पैसों की बड़ी खेप बरामद हो रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में भी चेकिंग के दौरान पुलिस को एक गाड़ी से 8 लाख रुपए बरामद हुए। पूरी रकम 100 रुपए के नोटों की गड्डियों में थी। पुलिस ने पैसों के साथ 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। आरोपी इतने पैसे कहां और किस लिए लेकर जा रहे थे, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने आयकर विभाग को मामले से अवगत करा दिया है। आज कोतवाली फर्रुखाबाद में जो पांचाल गेट घाट क्षेत्र है वहाँ पर जो है एक व्यक्ति से 8 लाख रुपए जो है बरामद किए गए। चेकिंग के दौरान जैसे ही 8 लाख रुपए बरामद हुए इसकी सूचना इनकम टैक्स के अधिकारियों को दे दी गई है। उनके द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है और जो परीक्षण के बाद जो भी रिपोर्ट जैसी मिलेगी उनकी जाँच के उपरांत हम उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। यूपी में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। झांसी में चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग इलाकों में वाहनों में करीब 8 लाख की नकदी बरामद हुई। वहीं पुलिस ने 4 लोगों को भी हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान कुछ गाड़ियों पर शक हुआ, जिसके बाद तलाशी में गाड़ी से कैश बरामद किया गया। फिलहाल हिरासत में लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसमें ऐसा था कि आप लोग अवगत हुए कि एनसीसी लगी हुई है। इसी के तहत 2 टीमें दिन और रात विकसित की गई हैं। तो दिन में प्रभारी निरीक्षक नवाबाद और फ्लाइंग स्क्वाड संयुक्त चेकिंग झांसी होटल के पास कर रहे थे। तो उसमें एक मार्शल गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें से 5,35,925 रुपये बरामद हुए हैं और उसमें 2 व्यक्ति भी नीरज और सुमेर से उनको भी थाने पर लाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। और यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन आचार संहिता को पूरी तरह से अनुपालित नहीं किया जा रहा। जौनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चुनाव आयोग के आदेशों पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बैनर लगे हैं, जबकि जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने इलाके में राजनीतिक दलों के पोस्टर हटा दिए जाएं। वहीं जब इस मामले को लेकर केंद्र के प्रभारी अधीक्षक से बात की गई तो बात को गोलमोल करते नजर आए और आनन फानन में सभी बैनर हटाने के आदेश दे डाले। सब ऑलरेडी उतरवाए थे लोग देखा वही हो तो तुरंत जाके। और यूपी के मुरादाबाद में प्रबुद्ध नागरिक समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर महेश शर्मा ने लोगों से आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की। साथ ही महेश शर्मा ने दावा भी किया कि अगर यूपी की 80% जनता वोटिंग के लिए जाती है तो बीजेपी की सरकार बनना तय है। इसके अलावा उन्होंने वोटिंग न करने के नुकसान भी जनता को बताया। वहीं यूपी की सत्ताधारी पार्टी पर भी महेश शर्मा ने जमकर निशाना साधा। ये पुत्र मोह नेताजी छोड़ नहीं पा रहे हैं। पुत्र को स्थापित करने की लड़ाई है। ये जो लूट का
माल इकट्ठा हो गया है, उसकी बंदर बाट की लड़ाई है। मेरी प्रार्थना है कि आप आपस में लड़ें, आपस में लूट का माल बांटें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जिस जनता ने बड़े विश्वास से आपको ये पद दिया है, उत्तर प्रदेश की पिच खराब ना करें और कम से कम पिता पुत्र के रिश्तों की गरिमा को भी ना खत्म करें। मेरी इतनी नेताजी और अखिलेश जी से प्रार्थना है। यूपी के झांसी में एक पुलिसकर्मी ने शराब पीकर बवाल काटा। नशे में धुत पुलिस वाला सड़क पर काफी देर तक पड़ा रहा और ड्रामेबाजी करता रहा, जिसे देखकर राहगीर की भीड़ इकट्ठी हो गई और उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन शराबी पुलिस वाला फिर भी ड्रामेबाजी करता रहा। यहाँ मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद शराबी पुलिस वाले को पुलिस उठाकर वहां से ले गई। वहीं पुलिस का कहना है कि ये पुलिसकर्मी पहले भी कई बार शराब पीने के चलते सस्पेंड हो चुका है। गाड़ी बढ़वा यार। और यूपी के मथुरा में एक भाई ने अपने भाई की सुपारी देकर हत्या करवा दी। बताया जा रहा है कि नौकरी के लालच में छोटे भाई ने 20,000 की सुपारी देकर अपने ही बड़े भाई की हत्या करवा दी। मृतक विष्णु का शादी के कुछ दिन बाद ही तलाक हो चुका था। तलाक होने की वजह से नॉमिनी उसका छोटा भाई था, लिहाजा नौकरी पाने की चाहत में आरोपी विष्णु ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के गांव मड़ी के एक किसान के बेटे ने कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट की परीक्षा में 98.7% हासिल किया है। होनहार निशांत चौधरी ने मेरठ कैट परीक्षा 2016 में 98.7% हासिल करने पर अपने घर वालों को इसका श्रेय दिया। निशांत के बड़े भाई बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। निशांत ने बताया कि कैट परीक्षा में वो दिन में कई घंटे तक पढ़ाई किया करता था। इसके अलावा मेरठ के कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग भी लेता था। निशांत के पिता गाँव में खेती करते हैं। और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। दिल्ली में ठंड ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया। कोहरे की वजह से राजधानी दिल्ली में आने जाने वाली कुल 44 ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। 2 दिन पहले शिमला में हुई बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। बुधवार को सफदरजंग में सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड से फिलहाल अगले 2 दिन तक राहत मिलती नहीं दिख रही है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।